हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि हमारा केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर से सेकंड चैप्टर यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फ्रेंड्स, वो जो चैप्टर है उसके अंदर व्हाट आई बिलीव इज कि तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीन टॉपिक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर हम लोग देखें बाकी जो टॉपिक्स है, जैसे कि एक हिस्ट्री वाला पार्ट जो हमें दिया गया है, जिसके अंदर हमें जो प्रीवियस अटेम्प्ट है जैसे कि डोब्रेनियर टायड या फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव या लोथर-मेयर कर्व, इन चीजों के बारे में बताया गया। इनमें से मोस्ट ऑफ हम लोग पहले 10th स्टैंडर्ड में कवर कर चुके हैं। आई नो लोथर-मेयर कर्व हमने कवर नहीं किया था 10th में, बट इट इज वेरी बेसिक थिंग। जो चीज इस चैप्टर के अंदर हमें थोड़ा सा तंग कर सकती है या फिर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें क्वेश्चन हमसे नहीं सॉल्व हो पाते हैं, वो टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े से ट्रिकी हैं, क्योंकि हम लोग जब 10th से आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ये ट्रेंड पर बेस्ड होगा, बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है। एंड एज अ पार्ट ऑफ बस्टिंग द मिथ आई वुड टेल यू कि ये जो टॉपिक्स हैं इनको बिल्कुल भी ऐसे ना लें कि आप ट्रेंड जो है उनको याद करके चले जाएंगे एंड विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। दैट इज कंप्लीटली नॉट गोइंग टू हैपन। आप जब ये टॉपिक्स को हम लोग अगर मतलब मैं अपनी बात करूं, जब मैं ये टॉपिक्स के क्वेश्चंस कर रहा था क्लास में, इट वाज ओके कि मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, बट मैं समझ नहीं पाया कि जो ये जो टॉपिक है ट्रेंड पर बेस्ड नहीं है। मैंने ट्रेंड भी देखा है, ट्रेंड इज गिवन इन दी एनसीईआरटी आल्सो, बट वो ट्रेंड जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड है। मतलब अगर ऐसा हो कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मतलब अगर वो बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक अगर वायबल होती है, यूजेबल होता है, तो वी जस्ट टेक इट इनटू कंसिडरेशन। बट इफ इट इज आउट ऑफ दैट, अगर मतलब वो इट इज गोइंग बियॉन्ड दैट कि it is not applicable in most of the cases, then we won't consider that thing. Same is applied on this topic. ये बहुत जगह पे अप्लाई नहीं हो पाता है एंड उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आ जाते हैं। ये तो मैंने 3 लिखे हैं एंड देयर आर 9 to 10 एक्सेप्शंस इन जस्ट दी फर्स्ट 3 or 4 पीरियड्स, और उसके नीचे तो एक्सेप्शन दी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस को हम लोग ऐसे ना लें कि वो एक्सेप्शंस है केमिस्ट्री, वरना हमारे लिए इट बी वेरी डेंजरस सब्जेक्ट। बट मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि एक्सेप्शंस ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग रीजन जान गए तो इट विल नॉट स्टे एन एक्सेप्शन। हमारे लिए वो चीज बहुत सिंपल हो जाएगी और एक जनरल चीज बन जाएगी। तो आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद दी बुकिश डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्टली अगर हम लोग वर्ड देखें तो आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयन फॉर्मेशन, मतलब ऐसा कुछ होता है। एंथैल्पी का मतलब हमें समझ में आता है कि शायद नहीं समझ में आता, मींस एंथैल्पी का मीनिंग होता है चेंज इन एनर्जी, कि कुछ एनर्जी थी पहले और उसके बाद में उसमें एनर्जी ऐड की गई, या फिर उसने एनर्जी रिलीज की। कोई सिस्टम में कोई सिस्टम की बात हो रही है, एक सिस्टम जो है एक स्टेबल सिस्टम की बात हो रही है जिसमें एनर्जी थी, या उसमें एनर्जी ऐड की गई, या उसने जो है वो एनर्जी एमिट की या रिलीज की। सो वो होता है चेंज इन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है it is change in the energy due to formation of ion, और formation of ion से मेरा मतलब है formation of the positively charged species, that is cation। cation फॉर्म हो रहा है, यानी क्या हो रहा है बेसिकली, अगर मैं पहले तो डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। और जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर डेफिनेशन में चीज है वो है that the atom should be in isolated gaseous state। अब अगर मैं आपको पहले मीनिंग बताता हूँ, उसके बाद हम लोग ये जो टॉपिक, ये जो पार्ट है इस पे आता है। मीनिंग ब्रॉड इसका ये है कि अगर हमारे पास में एक एटम दिया गया है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक एटम है, सिंपल से एक एटम है जिसमें एक शेल है। एक शेल ही कोई भी शेल हो सकता है, एन शेल है, सेकंड फोर्थ थर्ड में नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, कोई भी शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या करना है, हमें उसको एनर्जी देनी है। हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर कि जब हम लोग कोई एटम होता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स या फिर क्वांटा के फॉर्म में हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, तो जो फोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर लेता है, और जब इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स को अब्सॉर्ब करता है तो उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। और एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है
कि उसका जो रिपल्शन है एक्चुअली रिपल्शन नहीं इंक्रीज होगा, बट व्हाट हैपेंस इज कि इट जंप्स टू दी हायर एनर्जी लेवल बिकॉज इट इज हैविंग मोर एनर्जी। और जितनी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी सॉरी जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा दूर जाएगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, और जितनी कम एनर्जी होगी उतना पास में होगा। मिनिमम एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन के केस में जैसे हमने देखा इट इज -13.6, और जो मैक्सिमम एनर्जी होगी मतलब एट द बाउंड्री ऑफ द एटम, हमने एनर्जी स्केल भी देखा था अगर आपको याद हो। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं बोर्स मॉडल चैप्टर के, एंड विल बी गेटिंग दैट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक एनर्जी स्केल जो हमने देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि जो इन्फिनिटी n इक्वल टू इन्फिनिटी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी जो होती है ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट इज 0 एंड इट इज मैक्सिमम इन एन एटम, इनसाइड एन एटम, और बेसिकली उसको हम बाउंड्री कंसिडर करते हैं। और हाइड्रोजन के अंदर जो फर्स्ट शेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 होती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें मैग्नीट्यूड नहीं कंसिडर करना है, हमें विद दी साइन कंसिडर करना है, बिकॉज ये वही बात है कि -3 जो है ना, -3 -1 से बड़ा होता है, बट इफ वी सी द मैग्नीट्यूड वाइज -3 इज बिगर। व्हाट वी नीड टू कंसिडर इज साइन। साइन क्या है, अगर ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है तो वो ज्यादा क्या कहते हैं, इट विल बी अ लेसर वैल्यू, और अगर कम नेगेटिव वैल्यू है तो वो हायर वैल्यू होगी। तो उसी तरीके से हम लोग अगर इसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कुछ अमाउंट आई मीन द एनर्जी दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर हो जाए, मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड किए जा रहा हूँ एंड आई एम इंक्रीजिंग द एनर्जी कॉन्स्टेंटली। एक ऐसा पॉइंट आए कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एटम के बाहर चले जाए, इट इज आउट ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। एट दैट मोमेंट आई कंसिडर कि जो मैंने एनर्जी प्रोवाइड की उस इलेक्ट्रॉन को एट दैट इंस्टेंट इट इज इक्वल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली। सो हम क्या करते हैं, जो एटम है उसमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द सोर्स, एंड जब एनर्जी जाती है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और फोटॉन्स को ऑब्जॉर्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटॉन को ऑब्जॉर्व करते हैं तो हायर एनर्जी स्टेट में मूव करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि इट मूव्स आउट ऑफ द एटम, और जितनी एनर्जी हमने प्रोवाइड की दैट इज इक्वल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। आई होप यू आर क्लियर। एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें, एग्जांपल है सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p 6 और 3s1। अब हमने क्या करना है कि सोडियम का जो लास्ट शेल है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। दैट मीन्स जो 3s सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है सोडियम एटम से टू फॉर्म सोडियम कैटायन, यानी सोडियम पॉजिटिव जो आयन होगा। तो हमने क्या किया, सोडियम एटम लिया एंड गैसियस स्टेट, मैं ये बताना भूल गया, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होता है। आइसोलेटेड मीन्स इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी अदर एटम और एनी अदर थिंग, वो अकेला, एक एटम अकेला है। वैसे तो हम लोग इन रियल लाइफ वी आर नॉट एबल टू क्रिएट सच सिचुएशंस, बट व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग उसको एज मच एज पॉसिबल हम लोग उसको आइसोलेट कर देते हैं, जितना टू द इंस्टेंट दैट इट इज पॉसिबल हम लोग उतना कर देते हैं, एंड उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसको गैसियस स्टेट में रखते हैं। अब आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ही क्यों हम लोग रखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोलेटेड हमने इसलिए रखा है और गैसियस स्टेट में इसलिए रखा है ताकि व्हाट हैपेंस इज कि पहले तो आइसोलेटेड इसलिए क्योंकि कोई जो आउटसाइड जो अनबैलेंस फोर्सेस है या फिर अनबैलेंस एनर्जी जो कि उसको हो सकता है कि कोई दूसरी जगह से आ जाए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर है हमारे पास में, दूसरा एटम उसी के साइड में, उसके अंदर क्या कहते हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी गई है, एंड उसके बाद में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो उससे बाहर आ जाता है, एंड ऐसे मतलब कोलिजन भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जिस वजह से हमें क्या है आइसोलेटेड रखना पड़ता है। अगर क्योंकि क्या हो सकता है कि हम लोग अगर आइसोलेटेड नहीं रखेंगे तो आजू बाजू वाले जो एटम्स हैं दे विल बी अफेक्टिंग दिस एटम दैट इज इन द एक्सपेरिमेंट। दैट इज वाई हम लोग उसको बाहर रखते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी जो है वो एज एक्यूरेट एज पॉसिबल हमें कैलकुलेट करनी है। एक्यूरेसी तभी आएगी, तभी मेंटेन हो सकेगी जब हम लोग उसको आइसोलेटेड फॉर्म में रखेंगे, यानी एक अकेले एटम पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे, राइट। ये वही बात है कि अगर हम कोई बच्चे को, अगर हम लोग क्या कहते हैं, कोई टीचर अगर किसी बच्चे के बारे में जानना चाह रहा है, उस बच्चे से बात करना चाह रहा है टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम ही और शी इज फेसिंग,
आजू बाजू उसके फ्रेंड्स को तो नहीं बैठाएंगे ना, वरना तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर he will not be able, he or she will not be able to speak out what she or he really needs to speak. तो वो नहीं हो पाता है. दैट इज व्हाई मतलब सेम इन द सेम कंटेक्स्ट वी कैन अप्लाई इट हियर. आइसोलेटेड हम लोग एटम को रखते हैं ताकि जो सराउंडिंग है उससे उसको फर्क ना पड़े. गैशियस क्यों रखते हैं? गैशियस का वैसे तो कोई स्पेसिफिक वैसे रीजन नहीं है, बट दी बेसिक थिंग इज कि गैसेस इसलिए रखते हैं ताकि थिंग्स आर स्टैंडर्डाइज. अब कोई इंसान एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो सॉलिड स्टेट में कर रहा है, कोई लिक्विड में कर रहा है, कोई गैशियस में कर रहा है, कुछ लोग अलग ही स्टेट में कर सकते हैं. तो वैसा ना हो, उस चीज को अवॉइड करने के लिए जस्ट टू स्टैंडर्डाइज कि अगर मैं मेजर करूंगा तो मैं भी गैशियस स्टेट के अंदर मेजर करूंगा, मैं गैशियस स्टेट के अंदर सोडियम एटम्स लूंगा और उसके बाद मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करूंगा. और आप अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप भी सेम चीज पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वैल्यूज जो है वो ऑलमोस्ट कोइंसाइडिंग होंगी, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल होंगी. एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं आ जाएगी कि मेरे अगर 13.206 आ रही है तो आपकी भी 13.206 आएगी. इट इज नॉट कंपल्सरी. जो वैल्यूज है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट आती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस के अंदर एवरीथिंग इज नॉट वेरी एक्यूरेट. मोल कॉन्सेप्ट अगर आपने स्कूल में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड परसेंटेज यील्ड. वो हमें इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते. सेम चीज यहाँ पे है कि कोई अगर उसको अवॉइड करने के लिए कि चीजें स्टैंडर्डाइज रहे. हर इंसान अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और कोई वैल्यू निकाल रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी की फॉर अ पर्टिकुलर एटम, तो वो उसको गैसियस स्टेट में लेके एक्सपेरिमेंट करे सो दैट द वैल्यू इज स्टैंडर्डाइज. एग्जाम्पल था हमारा सोडियम वाले, जिसमें हमने सोडियम एटम लिया गैसियस स्टेट के अंदर और आइसोलेटेड एटम है. हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की इक्वल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी. हमने उसको उतनी एनर्जी प्रोवाइड की जिसमें इसका इलेक्ट्रॉन जस्ट मूव कर जाए आउट ऑफ द एटम. आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमने इसको प्रोवाइड की, फिर क्या होता है कि सोडियम एटम जो है वो सोडियम कैटायन में फॉर्म हो जाता है, यानी सोडियम पॉजिटिव आयन जो है वो गैसियस स्टेट में हमें मिलता है और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है हमें उस एक एटम से. दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन, आयन फॉर्मेशन. देन आयोनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, ऑलवेज एंडोथर्मिक. अब अगर आपको याद हो तो हमने 10th में पढ़ा था कि एंडोथर्मिक क्या होता है. एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है. एनर्जी वो रिएक्शन जो है वो अब्सॉर्ब कर देते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड वी नीड टू प्रोवाइड देम दी एनर्जी. हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो रिएक्शंस होते हैं एंडोथर्मिक. सेम इज द केस इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अब कई बार हम 10th से आए हैं 11th के अंदर, तो हमें ये डाउट रहता है कि कुछ तो एटम्स होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, इनको इलेक्ट्रॉन देना पसंद होता है. सो दिस इज ऑल्सो अ बिट ऑफ नॉट कंप्लीट ट्रुथ. व्हाट हैपेंस इज कि कोई भी एटम को इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं होता है. व्हाट हैपेंस इज कि अगर आपको कोई चीज पसंद है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चॉकलेट पसंद है और उसी के साथ में आपको कुकीज पसंद है, मतलब बिस्किट पसंद है, सो लेकिन आपको चॉकलेट ज्यादा पसंद है, तो आपके सामने दो चीज रखी जाएगी एंड आप एक ही पिक कर सकते हो. तो विद कॉमन सेंस आप चॉकलेट ही पिक करेंगे बिकॉज यू लाइक दैट मोर. सेम हैपेंस इन दिस केस. सोडियम है फिर जो भी एटम है, किसी को पसंद नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दे, बट उनको डोनेट करने से अगर दे आर गेनिंग द बेनिफिट, दैट इज व्हाई दे डोंट डोनेट. व्हाट हैपेंस इज दे आर इट इज इजियर टू टेक द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ देम. हम लोग फॉर एग्जाम्पल एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो हमें एक्स का बहुत ज्यादा टाइम्स, बहुत सारी एनर्जी उससे ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्लोरीन एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बिकॉज इट इज मोर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज मच हायर देन द सोडियम. एंड अगर हीलियम की बात करें तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप इसको याद रख सकते हैं दैट द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम इज द हाईएस्ट इन द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल. आपको सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हीलियम एटम. और हीलियम एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे टू फॉर्म द अल्फा पार्टिकल, दैट इज डबली चार्ज्ड हीलियम आयन. यानी हीलियम के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन है, हम दोनों निकालेंगे तो हमें अल्फा पार्टिकल मिलता है. ये तो मैंने ऐसे बता दी, इसके कंटेक्स्ट में नहीं है बेसिकली. फिर एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, जो डेल्टा एच आई ई है, मैं यहाँ पे बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ. व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को जनरली हम लोग आई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम लोग इसको कभी कभार डेल्टा एच आई ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये दो स्टैंडर्ड मेथड्स है, इसके अलावा बहुत सारे.
बट दीज आर दी स्टैंडर्ड वंस जो कि आपके एनसीईआरटी में आपको रेफरेंस बुक्स में मिल जाएगा। सो ये दो चीजें, आयोनाइजेशन एनर्जी और आईई और डेल्टा एच आईई। डेल्टा एच रिप्रेजेंट्स चेंज इन एनर्जी। डेल्टा से तो हम लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हो चुके हैं। डेल्टा का कहीं पे कुछ भी मतलब हो सकता है, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में डेल्टा का मीनिंग डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 वाला जो पार्ट था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी, उसके अंदर हमने देखा कि डेल्टा का मतलब था अनसर्टेनिटी इन पोजीशन या मोमेंटम, और कुछ जगहों पे होता है इट इज चेंज इन समथिंग, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इट इज चेंज इन एनर्जी, ये हमें पता है। ओके, आगे बात करते हैं। वी हैव एक्सेप्शंस नाउ। दीज थिंग्स आर वेरी चिल्ड आउट, कि इसको बहुत ज्यादा वो कंसिडरेशन दिया जाता है, लोग एक्सेप्शन याद करते रहते हैं। अब व्हाट द थिंग इज कि कई बार हमें एक्सेप्शन याद रखने से फायदा होता है, बट यार आप खुद प्रैक्टिकली सोचें कि हम लोग कितने एक्सेप्शन याद करेंगे, कितने फॉर्मूले याद रखेंगे 2 साल के अंदर। हमें जितना ट्राई करना है जस्ट टू हमारा लोड जो है वो थोड़ा कम हो, उसके लिए हमें क्या करना है, याद करने से के बजाय हमें जितना हो सके उतना ट्राई करना चाहिए कि हम चीज को समझ ज्यादा पाए। अगर हम लोग ज्यादा समझ सकते हैं, दैट मीन्स वी विल बी एबल टू मेक दैट इन द एग्जाम, विल बी एबल टू डू दैट इन द एग्जाम। सो हम चीज को कम मेमोराइज करें, और कम मेमोराइजेशन के हम लोग ज्यादा जो है वो यील्ड दे पाए, दैट इज बेटर फॉर अस, व्हाट आई फील पर्सनली इज। एक्सेप्शंस, यहाँ पे 3 एक्सेप्शन मैंने लिखे हैं। नाइट्रोजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ऑक्सीजन के आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होता है। रीजन हम इसका देखेंगे। बेरिलियम का ज्यादा होता है बोरॉन से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और मैग्नीशियम का क्रोमियम के आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होता है। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वर्ड है वो यूज किया है। इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट का मतलब है जो हम लोग जनरल देख रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है आउटरमोस्ट शेल, इट इज नॉट नेसेसरीली दी आउटरमोस्ट शेल, इट मे बी दी आउटरमोस्ट शेल और दी सेकेंड आउटरमोस्ट और दी थर्ड आउटरमोस्ट ऑल्सो। और आउटरमोस्ट शेल को अगर मैं आपको बताऊं, एक फैक्ट है कि आउटरमोस्ट शेल को हम लोग अल्टीमेट शेल भी बोलते हैं, और सेकेंड जो लास्ट होता है, सेकेंड लास्ट शेल, उसको हम लोग पेन अल्टीमेट शेल भी बोलते हैं। सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसके अंदर जिसमें आउटरमोस्ट शेल से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं, एंड सेकेंड होती है जिसमें हम लोग सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं, जो कि मतलब हमने क्या किया, एक जैसे कि सोडियम की अगर मैं बात करूं, सोडियम के अंदर हम लोग ने लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फिर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में हमारे पास में बचेगा इतना सा पार्ट, दैट इज 2p6 तक, बट तो नहीं जाएगा, 2p6 तक हमारे पास में पार्ट बच जाएगा। एंड फिर हमें क्या करना है, जो 2p6 वाला है सबशेल है, उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है फॉर दी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, कि हम लोग सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और सब्सिक्वेंटली अगर थर्ड होगा तो हम लोग थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यानी 2p5 से निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन, पहले के 2 हम निकाल चुके होंगे, राइट। सो ऐसा है। अब इसका एक कॉमन रीजन है, जितने भी एक्सेप्शन आप देखेंगे, बाकी आयरन वगैरह के भी एक्सेप्शन है, वो सारे एक्सेप्शन का एक कॉमन रीजन है, एंड वो कॉमन रीजन क्या है, इट इज स्टेबिलिटी। दिस इज वन ऑफ द गॉडफादर्स ऑफ केमिस्ट्री। स्टेबिलिटी इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टेबिलिटी अच्छे से समझ गए, आप मोस्ट ऑफ दी हम जिनको एक्सेप्शन मानते हैं, हम उसको आराम से समझ सकते हैं। इस केस में स्टेबिलिटी का जो यूज है वो इस तरीके से है कि हमारे पास में एक स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अब ये आपको ऐसे फॉर्मली मेंशन नहीं मिलेगा कोई बुक के अंदर, एनसीईआरटी वगैरह के अंदर, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो चीज है ये हमें कोचिंग वगैरह में बताई जाती है, या फिर इट इज ऑल्सो समटाइम्स टोल्ड टू अस बाय द टीचर्स इन द स्कूल, just for our help, so that we don't memorize so many exceptions, rather we just get into the thing कि जो stability है वो कैसे होती है, stability की वजह से exceptions नजर आते हैं। तो एक stability order है। stability order का क्या मतलब है, this is for the firstly this is for elements of the same period की बात हो रही है, यानी मैं अगर दो एटम्स को कंपेयर कर रहा हूँ इन आयोनाइजेशन एनर्जी, तो मैं 2 सेम पीरियड वाले एटम्स को कंपेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सेकंड पीरियड के 2 एटम्स अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन नाइट्रोजन, या फिर नाइट्रोजन फ्लोरीन को कंपेयर कर रहा हूँ, या फिर कार्बन बोरॉन और बेरिलियम, जिसका एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, अगर मैं उनको कंपेयर कर रहा हूँ तो बेसिकली इट विल बी सॉल्व्ड बाय दिस थिंग।
स्टेबिलिटी। और मैं आपको एडवाइस करूंगा, जब भी ऐसा आता है कि 2-4 आइटम आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि 4-5 आइटम्स है और उसके अंदर हमें दिया गया है कि वो सेम पीरियड क्या है, बताएंगे तो नहीं ऐसे क्वेश्चन के अंदर कि सेम ऑफ दी सेम पीरियड से, बट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा जैसे कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन यानी सेकंड पीरियड वाला जो केस है, इट इज वेरी पॉपुलर, इट इज आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। आप ये नोटिस भी कर पाएंगे अगर आप क्वेश्चंस देखें। क्या होता है कि उसके अंदर हमें ऐसे लिखा हुआ होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको क्वेश्चन देखते ही जस्ट राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो P6 कॉन्फ़िगरेशन होती है, फॉर एग्जांपल इन दिस, जैसे कि सोडियम है उसके अंदर S1 कॉन्फ़िगरेशन है। S1 P6 से मेरा मतलब है जो लास्ट सबसेल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं P6 बोल रहा हूँ सो P6 किसकी हो सकती है, नियॉन की हो सकती है, तो नियॉन के बाद में सोडियम आता है। सो नियॉन की जो है कॉन्फ़िगरेशन वो 2p6 तक रहती है और उसके बाद में इट एंड्स 2p6 तक रहती है। सो वो जो होते हैं उनका स्टेबिलिटी बहुत हाई होता है, इट इज मैसिवली स्टेबल, दे आर मैसिवली स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो व्हाट हैपेंस इज स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अब ये एक अलग चीज है, इसको यहाँ से थोड़ा सा कंपेयर ना करें, उसके बारे में बात करूँ। P6 कॉन्फ़िगरेशन अगर है कोई एलिमेंट की, अगर P6 कॉन्फ़िगरेशन है यानी उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो P6 है। हम लोग यहाँ पे P6 तक ये रहेंगे क्योंकि D या फिर F सब शेल वाला हमें पूछा नहीं जाता, इट इज नॉट इन आवर डोमेन एटलीस्ट फॉर नाउ। P6 कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है P5 से। P5 जो है वो P3 से स्टेबल होता है, देन दी ऑर्डर गोज ऑन लाइक P4, देन P2, S2, P1 और S1। अब आप सोच रहे हो कि ये रैंडम ऑर्डर होगा, सो नो, नॉट एट ऑल, रैंडम बिल्कुल नहीं है। आपने अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर आपको याद है तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सबशेल्स होते हैं दे आर एक्सेप्शनली स्टेबल, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसका रीजन भी है कुछ, वो हमें मतलब उसके बारे में इतना जानने की अभी जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये है कि मतलब जो है ऑर्बिटल्स के और इन दी ऑर्बिटल्स जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर जाते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो उससे क्या है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इन दी अदर ऑर्बिटल जो स्टेबिलिटी है ऑफ दैट ऑर्बिटल दैट इंक्रीज ऑफ दैट सबशेल इट इंक्रीज, ऐसा ये रीजन है। तो इस वजह से क्या होता है कि फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं। अब हमें वैसे तो याद ही रखना चाहिए कि फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबल रहते हैं, उसका रीजन याद रखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। P6 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो P5 से ज्यादा स्टेबल होती है। अब आप तो कहोगे यार P3 आना चाहिए था P6 के बाद में क्योंकि वो हाफ फिल्ड होता है, बट जस्ट बी प्रैक्टिकल। P5 जो है ना, P5 हमें क्या नजर आ रहा है कि इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने दे दिया तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू P6 और P6 इज द मोस्ट स्टेबल कंडीशन। तो बस एक इलेक्ट्रॉन दूर है फ्रॉम द P6 कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज व्हाई इट इज मोर स्टेबल देन P3। P5 P3 से ज्यादा स्टेबल होगा जबकि P6 जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर क्या आता है, P3 आता है, P3 बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड, देन P4, P3 से पहले P4 आता है, बट P4 इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है बिकॉज P3 इज हाफ फिल्ड सबशेल, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए वो P4 के पहले आ रहा है। फिर P4 जो होता है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो P2 से ज्यादा होती है, फिर P2 आता है सेकेंड, P2 के बाद में P1 नहीं आएगा, इट विल बी S2। S2 क्यों, क्योंकि वो एक फुल्ली फिल्ड सबशेल है। वैसे तो हम लोग फुल्ली फिल्ड कॉन्सेप्ट जो है इसमें अप्लाई नहीं करते हैं एस सबशेल के अंदर, बट इन दिस केस इट इज एप्लीकेबल। S2 जो है वो P1 से ज्यादा स्टेबल होता है, देन कम्स इज S1। अब आपको ऐसा लग रहा होगा शायद पहली बार अगर आप ये चीज देख रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, ये लग रहा होगा यार इतना सारा कौन याद करेगा, बट ट्रस्ट मी गाइस अगर आप इसको 2-4 बार पढ़ेंगे यू विल बी गेटिंग दैट कि आपके दिमाग में अपने आप रिटेन रहेगा, आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। सो दिस इज द थिंग। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेरिलियम जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा है, अब क्यों है? तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने के बाद में आप क्या आंसर करेंगे, इसकी
जो बेरिलियम होता है इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2s के अंदर होता है, 2s सबशेल के अंदर होता है। एंड बोरॉन के अंदर वही होता है 2s to 2p1 के अंदर। और हमने क्या देखा, s2 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन p1 कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो s2 इज मोर स्टेबल देन p1। देन तो दैट इज वाई कि बेरिलियम जो है इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा स्टेबल उतनी ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। आप सोचोगे मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। सो ये इस केस की बात नहीं हो रही है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम की जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना कम स्टेबल होगा और सिस्टम के अंदर जितनी कम एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर, ये केस को आप यहाँ से कंफ्यूज ना करना। सो ये केस हो गया। देन फर्स्ट वाला नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 2p3 आता है, p3 कॉन्फ़िगरेशन, एंड ऑक्सीजन में 2p4 आता है। और हमने क्या देखा कि p3 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन p4 कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज व्हाई इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू टेक आउट दैट इलेक्ट्रॉन। अब अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें इन मैग्नीशियम एंड क्रोमियम, तो मैग्नीशियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। अब वो क्या होती है, अगर हम लोग देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4s to 3d5 और क्रोमियम की है 4s1 3d5। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सेकंड की बात हो रही है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे? मैग्नीशियम के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s सबशेल से, 3d से नहीं निकालना है हमें, 4s से निकलेगा बिकॉज 3d जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है और वो अपनी कंडीशन मेंटेन करेगा। 4s से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। देन हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सेकेंड भी 4s से आ जाएगा, d से हम निकालेंगे नहीं। फिर बात आती है क्रोमियम की। क्रोमियम में हम क्या करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन तो निकालेंगे 4s से। अब 4s में और कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं एक निकालने के बाद में, तो हमें 3d5 से निकालना पड़ेगा। अब जब हम 3d5 से निकालने जाएंगे तो हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि ये हाफ फील्ड सबशेल है। हाफ फील्ड के अंदर ज्यादा एनर्जी, ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, इसलिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो दैट इज व्हाई बेसिकली मैग्नीशियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। हमने इतनी बात की। अब एक जनरल जो चीज है वो ये है कि नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नॉन मेटल्स एंड इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल्स। एक जनरल ट्रेंड है। देन एंड इसका कारण भी क्या है, कारण ये है कि जो नोबल गैसेस होती है दे आर वेरी स्टेबल। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस, इसके हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है टू टेक आउट दैट इलेक्ट्रॉन। देन कम्स नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की मेटल से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी की एक्चुअली हम बात नहीं करेंगे, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो नॉन मेटल्स के अंदर ज्यादा होता है। यानी जो पुल होता है ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द नोबल गैसेस और द नॉन मेटल्स, इट इज मोर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेटल्स। मेटल्स में क्या है, एटम जो होता है बहुत बड़ा होता है, अब इतना बड़ा तो नहीं होता है, इट इज बिगर देन एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। मेटल्स में एटम्स बड़े होते हैं, दैट इज व्हाई रेडियस बहुत ज्यादा होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम होता है और कम होने के कारण इट इज इजी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। मतलब कम पुल आएगा तो हम लोग आसानी से उसको निकाल लेंगे, और ज्यादा पुल होगा जैसे कि नॉन मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तो हैलोजेंस है। और नॉन मेटल इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। सो उसके अंदर हमें एनर्जी जो है वो ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इन जनरल। देन अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी और जनरल ट्रेंड की ऑन द ब्लैंक शीट। सो अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड विल मूव अहेड। सो आप जो एक्सेप्शन, इसके अलावा भी जो एक्सेप्शन है हम उसको भी देख सकते हैं। अगर आप सेम जो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है जो मैंने P6 वाला ये स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चंस जब भी देखेंगे तो इट विल बी ऑन दिस ऑन दिस बेसिस। क्वेश्चन जो आएगा मोस्टली इट विल बी ऑन दी सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके अंदर बोरॉन और बेरिलियम वाला जो केसेस है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको जरूर पता होना चाहिए, वो तो इट इज टू बी रिमेम्बर्ड।
तो ये जो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर जरूर याद रखें, आई विल सजेस्ट। एंड इसके अलावा जो एक्सेप्शन है, आप एक्सेप्शन के अंदर ये सेम कॉन्सेप्ट जो है इसको अप्लाई करके यू कैन सी कि किसके अंदर कैसा आ रहा है। जो भी एक्सेप्शन है यू कैन वेरीफाई देम, ऑल द एक्सेप्शंस आर वेरीफाइड बाय दिस कॉन्सेप्ट। बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी की। अब वैलेंसी अगर हमें कैलकुलेट करनी है कब, जब हमें कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई हो, सब्सिक्वेंट आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है, सेकंड दी गई है और थर्ड दी गई है, और हमें एलिमेंट दिया गया है, ये एलिमेंट है एक्स, फिर वाई और फिर जेड, और कुछ इस तरीके से कि हमें आयोनाइजेशन एनर्जी, अब यूनिट अगर आप लेने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है वैसे बेसिकली, बट अगर हम लोग देखें मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग जाए, इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लेते हैं हम लोग जनरली, आप ये नोट कर सकते हैं। सो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज है तो अगर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है, फॉर एग्जांपल से 500, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन 500 अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट की बात कर रहा हूँ, अभी यूनिट में नहीं जाएंगे हम लोग, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस केस। 500 अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने प्रोवाइड की एक्स एटम को, एक्स के एक एटम को, तो क्या हुआ, उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब फिर क्या होता है, मैं 500 के बाद में 1200 अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, फिर क्या होता है 3 and 4, 500 के बाद में मैं धीरे धीरे एनर्जी इंक्रीज करता हूँ, जैसी एनर्जी 1200 होती है फिर एक और इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाहर आ जाता है, एक एलिमेंट से। फिर क्या होता है 1200 से डायरेक्ट आई नीड टू जंप टू 8000 अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरे को देनी पड़ती है टू रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड उसके बाद में अपने आप जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहता है 11,000, ट्रेंड नहीं बेसिकली इट इज जो चीज है इट विल कंटिन्यू 11,000 देन 13,000 लाइक दिस। अब ऐसा देखा, फिर नेक्स्ट जो है एलिमेंट वाई के अंदर फॉर एग्जांपल हमें पहले 300 अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ी, और सेकंड वाले के अंदर हमने देखा कि वी नीड टू गिव 3000 अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होता है, देन नेक्स्ट कम्स टू बी 4500, देन 7000, इस तरीके से, और फिर 9000। फिर हम लोग बात कर रहे हैं एलिमेंट जेड की, तो जेड के अंदर क्या होता है जेड के अंदर हमें पहले 700 देनी पड़ती है, फिर 900 अमाउंट ऑफ एनर्जी, देन 1500, देन 1700, एंड फिर जो जंप आता है इट इज वेरी बिग जंप एंड दैट इज ऑफ से 5000। अब हमने क्या देखा कि हम इलेक्ट्रॉन जो एटम है उसको एनर्जी देते जा रहे हैं। अब एनर्जी जो है उसका हमें अमाउंट भी पता है, हमने कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी और किस एटम को दी, और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आता है। एक्स का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 500 अमाउंट ऑफ एनर्जी पे बाहर आ जाता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन 1200 पे आता है, और थर्ड के लिए बहुत बड़ा जंप है। अब अगर आप प्रैक्टिकली दिमाग से सोचें तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब हमें थर्ड जो है वो niकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो थर्ड वाला स्टेट होगा बहुत ज्यादा स्टेबल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम की अगर हम लोग बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, ये तो हमें पता है। इसके एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 होती है, राइट, 6 4 10 एंड 2 12। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने क्या किया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पे 1 हो गया। अब मैग्नीशियम ना कंसिडर कर, मैग्नीशियम एटम में मैंने क्या किया, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो 3s1 आ गया लास्ट में, और ये 500 पे निकल गया। फिर सेकंड जो है फर्स्ट 3s1 निकाल में से एक इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ जो था वो निकालने के लिए मेरे को 1200 अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ी, और थर्ड देने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। और इसमें भी अगर मैं देखूं तो अगर मेरे को थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो p6 कॉन्फ़िगरेशन से निकालना है, तो p6 जो है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। दैट इज वाई क्या करना पड़ेगा कि मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देनी है दैट मीन्स उसकी वैलेंसी कितनी थी, इट वाज 2, क्योंकि 2 में मेरे को कंपैरेटिवली कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ी। और उसके बाद में जंप की अगर हम बात करें तो जंप हम लोग कंसिडर करते हैं
अधिक कंसिडरिंग फैक्टर कि जंप बहुत ज्यादा हो रहा है, जंप ज्यादा है, दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन दी कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम अ लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन टू अ वेरी हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज व्हाई इतना बड़ा जंप आता है कि 8000 हो गया। देन अगर हम लोग बात करें वाई एलिमेंट की, वाई में हमें पहले 300 देना पड़ा और उसके बाद में अचानक से 3000, देन 4500, 7000, 9000। बट अगर आप देखें तो फर्स्ट जो जंप है इट इज वेरी वेरी हाई, इट इज हायर देन ऑल दी केसेस। अब अगर हम लोग देखें ध्यान से तो क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन हमें निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये वही वाला केस है जैसे कि हम सोडियम की बात कर रहे थे, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन हमें 3s1 से निकालना था, 3s से निकालना था, और जो सेकंड आइटम है वो 2p6 से निकालना है। p6 कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल है, दैट इज व्हाई हमें निकालने के लिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। सो इन दिस केस, फर्स्ट केस में वैलेंसी जो है वो 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 सब्सिक्वेंट है, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव है और उसके बाद में एक बहुत बड़ा जंप है, 2 के बाद में जंप है, जितने के बाद में जंप है वो हमारी वैलेंसी है। क्यों है वो मैंने यहाँ पे बता दिया। देन यहाँ पे जो जंप है वो 1 के बाद में, दैट मीन्स वैलेंसी इज 1। और हम यहाँ पर देखें तो Z एलिमेंट के अंदर पहले 700 है, फिर 900 है, फिर 1500 है, फिर 1700 और फिर 5000 है। दैट मीन्स 1700 से 5000 पे एक बहुत बड़ा जंप है। बीच में कहीं इतना बड़ा जंप नहीं था जो कि यहाँ पर है। दैट मीन्स कि इसकी वैलेंसी जो है वो 1, 2, 3 एंड 4 होगी। इसकी वैलेंसी 4 होगी। और ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है? मे बी एनी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 14 लाइक कार्बन, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। ठीक है, तो एक जंप जो है 4th के बाद में आ रहा है, दैट मीन्स इसकी वैलेंसी 4 होगी। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पे बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन निकालना इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी हमें। सो हमने ये कर ली, इसकी बात कर ली। अब जो एक छोटा सा बात बचती है वो है हमारा जनरल ट्रेंड। अब देखो, मैं आई डोंट सपोर्ट कि हम ट्रेंड को रट के चले जाए, रट के क्या मतलब वी जस्ट ग्रैब इट कि ये ट्रेंड है, क्योंकि ट्रेंड ज्यादा काम का नहीं, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। व्हाट हैपेंस इज कि अगर हम लोग देखें, अब प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो यार अगर हमें हाइड्रोजन छोड़ देता है, लिथियम को अगर हमें कुछ एनर्जी देनी है, ठीक है, लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, फिर कंपेयर करते हैं सोडियम से, फिर हम बात करेंगे पोटेशियम की, फिर रुबिडियम, सीशियम और फिर फ्रांसियम। ठीक है, फ्रांसियम तक हम लोग गए, हमने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, फिर सोडियम में। तो यार विद कॉमन सेंस हमें नजर आ रहा है कि यार नीचे तो रेडियस बढ़ रहा है, जितना रेडियस बढ़ रहा है दैट मीन्स जो पुल होगा, पुल मीन्स दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। फ्रांसियम छोड़ देते हैं बिकॉज इट इज रेडियोएक्टिव। ठीक है, मैंने Cr लिख दिया, क्रोमियम CS होगा, सीशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम। तो जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी जो हमें कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। धीरे धीरे हमें आयोनाइजेशन एनर्जी जो वो कम होती नजर आ रही है, दैट मींस आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अब हम लोग अक्रॉस द पीरियड बात कर लेते हैं। लिथियम के बाद में बेरिलियम आएगा, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, यहां तक बात करते हैं, फिर ऑक्सीजन, और उसके बाद में धीरे धीरे आगे तो नोबल गैसेस आ जाएंगे, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन। तो नियॉन नोबल गैसेस, नोबल गैसेस का बहुत ज्यादा होता है, अब उनकी बात नहीं करता है। लिथियम को हमने कुछ एनर्जी दी, राइट, फिर हमने बेरिलियम को, फिर बोरॉन को, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी? विद कॉमन सेंस हमें ऑक्सीजन में प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि हमारा जनरल ट्रेंड तो यही कहता है कि हमें ऑक्सीजन को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन जो है इसकी आउटरमोस्ट शेल का जो अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इट इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू दीज गाइज। इनका कंपैरिजन में तो भाई ऑक्सीजन का कितना ज्यादा हमें मतलब इट इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू देम in the last shell, that is why जो साइज होगा it will be lesser, and साइज कम होगा that is why ionization energy जो हमें कम नजर आएगी। तो इन जनरल अभी हम लोग ने ये देखा ना
ये वाला केस कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बोरॉन की आयनाइजेशन की एनर्जी से हमने कंपेयर किया। इन दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेरिलियम की ज्यादा होती है, बट इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट हैपेंस इज कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। दैट इज व्हाई हमने इसको एक एक्सेप्शन बताया कि एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं होता। और एक्सेप्शन किस चीज का है? इसी जनरल ट्रेंड का एक्सेप्शन है कि जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है ये चीज, राइट। सो आई होप दिस इज नॉट टू बी मक्ड अप। ये तो आप बेसिकली अगर दिमाग ही लगाएं कि यार रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस अगर नीचे नीचे बढ़ेगा तो हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और रेडियस अगर कम होगा तो यानी ज्यादा पुल है और हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इट इज वेरी सिंपल। ये चीज तो आप वैसे भी ध्यान में रख सकते हैं। अदरवाइज ये टॉपिक में इतना ही था। आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। सो आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर सकते हैं, एंड एक्सेप्शंस को एक्सेप्शन की तरह ना याद रखें। मैं आपको ये टिप दूंगा कि एक्सेप्शंस को एक्सेप्शंस ना बनाए, बिकॉज उससे हम लोग अपने आप को परेशान कर रहे हैं। एक्सेप्शंस का रीजन होता है, ठीक है, और सारे एक्सेप्शंस का तो वैसे जनरली नहीं होता है, बट कुछ को हम लोग को याद रख लेंगे हम लोग, एंड बाकी हमें पता होना चाहिए कि यार ये एक्सेप्शन है और इसका ये रीजन है। एक्सेप्शन को हम लोग मजे में लेना कि ऐसा है क्योंकि ऐसा है, कुछ तो रीजन होता है हर चीज के पीछे। तो हम लोग अगर रीजन जान जाएंगे तो हमें एक्सेप्शन रखने की जरूरत नहीं है। आई वाज एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द मॉड्यूल ऑफ माय कोचिंग जस्ट बाय रिमेम्बरिंग दिस स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर याद करना तो बहुत आसान है, वो एक पतले से इट इज वेरी easy to remember rather than memorizing so many exceptions and exceptions। फिर हम लोग बोलते हैं यार केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस है, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस है, ये सब हमें उस सब में नहीं जाना है। वी जस्ट हैव टू गो बाय द लॉजिक। एवरीथिंग हैज लॉजिक, एंड विल इफ वी आर एबल टू फाइंड आउट द लॉजिक, इट विल बी द थिंग्स विल बी वेरी स्मूथ। सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टुडे, एंड we'll meet in the next lecture. Till then, thank you for watching.